घर पे चल रहा है और आप जो बता रहे हैं वहीं से हमने इसको देख के और बताने की कोशिश की है। और ये अपने आप में चूँकि बड़ी बात थी कि प्रधानमंत्री को आज राहुल गांधी दरवाजे दरवाजे पे ले आए हैं, तो ये तो श्रेय पूरा राहुल गांधी को ही मिलना चाहिए। जिस राहुल गांधी को ये लोग पता नहीं क्या क्या कहते थे, उसने खुद प्रधानमंत्री को घर घर तक पहुंचा दिया है। अच्छी बात है, जाना चाहिए, लोगों से प्रधानमंत्री को मिलना चाहिए। मगर जो सबसे बड़ी बात है जो आप कह रहे हैं राजीव जी, वो ये है कि गुजरात में क्या ऐसी नौबत आ गई है। जी हाँ, आप देखिए कि पिछले चुनाव में भी राहुल जो है गुजरात चुनाव जीतते जीतते रह गए थे, और वो भी लास्ट टाइम में जो सारी गड़बड़ियाँ वहाँ हुई थी उसी की वजह से वो 7-8 सीटों से गुजरात चुनाव बीजेपी ने जीता था। बीजेपी की 99 आई थी, कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों की दोनों की मिला के 80 सीटें आई थी, 80 और 99, कोई ख़ास फ़र्क नहीं था। और आप याद करें कि उसके बाद राहुल ने एक साथ 3 चुनाव राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जीते थे 2018 में। तो राहुल की मेहनत के परिणाम आ रहे थे। और अभी राहुल ने जो सामने एक बार शायद बताया भी है, कहा था अभी यात्रा शुरू होने से पहले एक मीटिंग थी, उसमें जयराम रमेश भी थे और दिग्विजय सिंह भी थे, और उसमें राहुल गांधी कह रहे थे कि आप लोग मुझसे सवाल करते हैं कि कांग्रेस ये नहीं करती, कांग्रेस वो नहीं करती। वो 3 चुनाव आप याद कीजिए, हम घर घर गए, सड़कों पे गए, गांव में गए, और तीनों चुनाव हमने तीनों राज्यों के जीते। और उसके बाद जब लोकसभा का चुनाव होता है 2019 में, तो छत्तीसगढ़ की सारी सीटें जो है बीजेपी को चली जाती हैं। मुझे इसका जवाब कोई दे दे कि ऐसा क्यों होता है। मैं ईवीएम का नाम नहीं लेता, मैं चुनाव आयोग का नाम नहीं लेता, मैं तो आप ही लोगों से पूछ रहा हूँ, और आप लोग जनता से पूछ के मुझे बताइए। वाकई बहुत जेन्युइन किस्म का सवाल है ये कि सबसे ज़्यादा सीटें छत्तीसगढ़ में लाए कांग्रेस, बिल्कुल। और उसके बाद 6 महीने बाद ही चुनाव हो गए थे लोकसभा के, और 6 महीने बाद सीन बदल गया। फिर उन्होंने एक और सवाल किया कि ठीक है, हम सीट जीतते हैं, हम चुनाव जीतते हैं, राज्य में सरकार बना लेते हैं, और उसके बाद कितना कितना करोड़ रुपया मध्य प्रदेश में एक एक विधायक को दिया गया। राहुल ने कहा, ऑन रिकॉर्ड कहा राहुल ने जी कि इतना पैसा दिया गया और हमारे विधायक तोड़ के ले गए। जो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया था, सरकार चली गई। तो इन सब का इलाज जो है वो खोजना पड़ेगा। और गुजरात का चुनाव देखिए, चुनाव आयोग के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल होने जा रहा है। बीजेपी तो छत्तीसगढ़ का जिक्र कर रहे थे, राजाराम त्रिपाठी जी कुछ उसमें जोड़ना चाहते हैं। जी त्रिपाठी जी प्लीज आप जोड़िए, फिर आगे गुजरात की बात। शकील जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे, बस केवल इतना जोड़ना चाहूंगा कि यह कोई रॉकेट साइंस नहीं है समझना के लिए कि लोकसभा में 90 में 67 सीट ले आए, या 15 सीट पे भाजपा सिमट गई, फिर 6 महीने बाद मतलब विधानसभा में 15 सीट पे सिमट गए थे, और लोकसभा में फिर फूफड़ा क्यों साफ हुआ कांग्रेस का। क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो चुनाव हुए थे वो जो लगातार 15 सालों से रमन सिंह जी के शासन में किसानों के साथ जो बोनस का वादा किया नहीं दिया, सही मूल्य नहीं मिला। कांग्रेस ने वो कर्जा माफी का भी वादा किया और बोनस का 2500 रुपया का जो वादा किया, तो पूरा का पूरा किसानों का जो वोट है सिंक हुआ। लेकिन जब लोकसभा चुनाव की बात आई तो जो एक राष्ट्रीय स्तर पे जो विकल्प, सशक्त विकल्प देने की स्थिति में कांग्रेस नहीं थी, और मतदाता आजकल इतना सजग हो गया शकील जी, वो राज्य में जब चुनाव होते हैं तो मैं थोड़ी देर पहले भी कह रहा था कि इस राहुल जी की यात्रा का असर 2024 में प्रॉपर दिखेगा। तो राज्य में जो चुनाव होते हैं वो राज्य के मुद्दे पे होते हैं, उस पे चुने जाते हैं, और जब केंद्र के चुनाव लोकसभा के होते हैं तो मतदाता बड़ी चतुराई से ऐसी सरकार को चुनता है जो उसे लगता है अपनी सच में सरकार बना पाएगी, उसका वोट नहीं व्यर्थ जाएगा। तो मुझे अब लगता है कि मतदाता को कांग्रेस एक राष्ट्रीय विकल्प देने की स्थिति में है, और इसका आगे परिणाम दिखेगा। बस इतना जोड़ना चाहता था। जी शकील जी। हाँ, तो बात हम सही कहा आपने त्रिपाठी जी, लेकिन जो हम बताना चाह रहे थे वो ये था कि राहुल का इशारा कुछ दूसरी तरफ था। राहुल ने ये कहा था कि मैं ईवीएम का नाम नहीं ले रहा, मैं चुनाव आयोग का नाम नहीं ले रहा, मैं दूसरे तमाम चीज़ों का नाम नहीं ले रहा, लेकिन ये पूछना चाहता हूँ कि ये जितने भी हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो बनाए थे, वो इंस्टीट्यूशन क्या अपनी स्वायत्तता को, अपनी ताकत को, अपनी अथॉरिटी को लगातार कम नहीं करते जा रहे? खैर, वो एक अलग किस्म की बहस है। तो हम गुजरात की बात कर रहे थे, तो गुजरात में
ये जो चुनाव है बीजेपी पूरी ताकत से लड़ेगी। प्रधानमंत्री डोर टू डोर जा रहे हैं। राहुल गांधी जो हिमाचल नहीं गए थे वो गुजरात जाने वाले हैं अभी 21 और 22 नवंबर को, और उसके बाद और भी लगातार वहाँ जाते रहेंगे। तो कांग्रेस बीजेपी पूरी ताकत से लड़ेगी। बीजेपी की मदद के लिए आप पार्टी वहाँ मौजूद है। ओवैसी जो है वहाँ पे चुनाव लड़ ही रहे हैं, और ओवैसी चाहे कितनी ही कम सीटों पर चुनाव लड़ें मगर टीवी के स्टूडियो में, अखबारों में वो छाए रहेंगे सबसे बड़े नेता के रूप में। और बीजेपी के जो धार्मिक ध्रुवीकरण का मुद्दा है जिस पे हम लोग बात कर रहे हैं, उसमें लगातार ईंधन वो डालते रहेंगे। अभी जैसा कि हम लोगों ने देखा कि उन्होंने 2 बार पिछले 2 महीने के अंदर ये बात कही कि हिंदुस्तान के अंदर हिजाबी प्रधानमंत्री बनेगी, हिजाब पहनने वाली लड़की प्रधानमंत्री बनेगी। पहली बार कब कहा था? जब कर्नाटक में एक विवाद हो रहा था। हमने लिखा है, आज ही लिखा है इस बात को, कि ओवैसी साहब को बताना ये चाहिए था, बोलना ये चाहिए था कि ये हिजाब के मुद्दे से लड़कियों की शिक्षा में कोई बाधा ना पड़े, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। उस टाइम उन्होंने बोला कि नहीं, हिजाबी लड़की प्रधानमंत्री बनेगी। और फिर अभी दूसरी बार जब ऋषि सुनक बने तब उन्होंने उस बात को दोहराया कि हिंदुस्तान में। तो आज ही हमने लिखा कि ये एक गैर ज़रूरी मुद्दा है, इसको उठाने का कोई मतलब नहीं है, इस बात का कोई मतलब नहीं है। मुसलमान जो है भारत का राष्ट्रपति रहा 2 बार 3 बार, चीफ जस्टिस रहे, एयर चीफ रहे, सारे वाइस प्रेसिडेंट रहे, हर बड़े बड़े पोस्टों पे रहे। ये प्रधानमंत्री का मुद्दा कोई मुद्दा नहीं है, कहीं पे भी कोई सवाल नहीं है इस बात का। आप इस तरह की बातें करके लोगों की भावनाओं को भड़काते हैं और बीजेपी के हाथ में एक इशू दे देते हैं। और आप मुसलमान की बात भी नहीं कर रहे, आप सीधे कर रहे हैं हिजाबी लड़की प्रधानमंत्री बनेगी। आप कहाँ से कहाँ बात को ले जा रहे हैं। तो ये ओवैसी साहब अपना पूरा काम करेंगे, मायावती जी हैं वो अपना पूरा काम करेंगी, और अब तो केजरीवाल जी करेंगे। और पासवान साहब के लड़के ने, चिराग ने, उसने भी कह दिया है कि मैं काम करूंगा मोदी जी के लिए। तो सारी ताकतें काम करेंगी। कांग्रेस इनसे लड़ेगी, राहुल गांधी इनसे लड़ेंगे, बीजेपी होगी, उसके साथ उसकी सारी ये सेना होगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो इसमें होगा वो चुनाव आयोग का होगा। जब मुकाबले की लड़ाई होती है, दोनों पहलवान बराबर होते हैं, तो रेफरी जो होता है उसका काम बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। बिहार में हमने पिछले चुनाव में देखा था कि जीता जिताया चुनाव जो था आरजेडी का, वो मतदान केंद्रों में हरा दिया गया। 1987 का चुनाव, हम कश्मीर में रहे हैं, 10 साल रहे हैं, वहीं रह के हमने रिपोर्टिंग की है। 1987 का चुनाव, जिसके बाद कश्मीर में मिलिटेंसी शुरू हुई, वो सारा का सारा मतदान केंद्रों में जो है तय हुआ था। और उसी का रिएक्शन इतना हुआ था कि कश्मीर के अंदर जो है लोगों के अंदर ये भावना चली गई कि मतदान हमारी बात को सामने नहीं ला पा रहा है, हमने वोट किसी को दिया, जीत कौन रहा है। ये एक बहुत ख़राब प्रवृत्ति है भारत में, इसको शुरू नहीं होना चाहिए। हमारा चुनाव आयोग, आप याद करिए कि आस पड़ोस के देश में चुनाव कराने जाता था, इतनी उसकी साख थी, विश्वसनीयता थी। और आज चुनाव आयोग जो है, उसने गुजरात का चुनाव सबने देखा कि कैसे लेट पे लेट करता चला गया, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। हिमाचल के साथ होना थे। अब हिमाचल का चुनाव हो गया है, हिमाचल के लोग 1 महीने तक इंतज़ार करेंगे अपने वोट के रिजल्ट का, भूल भी जाएंगे कि मैंने किसको वोट दिया है। तो चुनाव आयोग निष्पक्ष रहे, ये चुनाव आयोग के लिए, भारत की संस्थाओं के लिए, इंस्टीट्यूशंस के लिए ज़रूरी है। दुनिया में उसकी जो साख है भारत की, आज प्रधानमंत्री G20 के सम्मेलन में बाहर हैं, वहाँ तमाम तरह की बातें होती हैं, लोग मिलते हैं। हिंदुस्तान की जब बात होती है तो गांधी से शुरू होती है, नेहरू तक आती है। यहाँ के चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पे आती है, जुडिशरी पे आती है कि जुडिशरी हिंदुस्तान की कितनी महत्वपूर्ण जुडिशरी रही है। इन सब चीज़ों को खुद संस्था को विचार करना चाहिए कि सरकारें आने जाने वाली चीज़ हैं, लेकिन अपनी साख को, अपनी विश्वसनीयता को, क्रेडिबिलिटी को बना के रखा जाए। और यही गुजरात में होना है। गुजरात का चुनाव अपने आप में ये एक बहुत बड़ा इम्तहान है सबके लिए कि वहाँ ईमानदारी के साथ जो मतदाता कहे उसका वोट ठीक से ट्रांसलेट होना चाहिए नतीजों में। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, गुजरात के चुनाव। लेकिन